तो हाँ जी, एक और नया दिन और एक और नया आईपीओ। तो आज हम बात करेंगे मिड वेस्ट लिमिटेड की आईपीओ की। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी लेटेस्ट जीएनपी क्या चल रही है, इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। इसकी वर्तमान में जीएनपी ओपन नहीं हुई है। तो ओपन नहीं होने का कारण क्या है? अभी एलजी का आईपीओ चल रहा है, टाटा कैपिटल का चल रहा है। तो क्या है, अभी तक इसकी जीएनपी ओपन नहीं हुई है, लेकिन कल या परसों तक इसकी जीएनपी ओपन हो जाएगी। तो अब जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी आखिर काम क्या करती है? तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। तो उस हिसाब से देखें तो भाई साहब कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर जबरदस्त अनुभव है। यह कंपनी मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से जो पत्थर होते हैं उसका निर्यात करती है। तो यह कंपनी क्या है, विभिन्न प्रकार के खनिजों की माइनिंग करती है, उसके बाद में प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद में मार्केटिंग का काम करती है। तो इस कंपनी के अंदर एक यूनिक चीज है कि यह कंपनी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती है। तो क्या ये थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस ला देता है। और यह इंडिया के अंदर 25 लोकेशन पर काम करती है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में मुख्य रूप से इसके कार्य हैं। इसका टोटल इश्यू साइज है 451 करोड़ रुपए और उसमें से 250 करोड़ रुपए हैं फ्रेश इश्यू और बाकी के 201 करोड़ रुपए हैं ओएफएस। ये आईपीओ वैसे देखने में बढ़िया लग रहा है क्योंकि ओएफएस भी है और फ्रेश इशू भी है। फ्रेश इशू ज्यादा है, ये बढ़िया बात है। ये आईपीओ 5 रुपए फेस वैल्यू पे आ रहा है। फेस वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी लग रही है। इसका बैंड प्राइस है 1014 रुपए से लेके 1065 रुपए के बीच में। तो क्या है, बैंड प्राइस भी देखने में थोड़ा सा महंगा लग रहा है भाई साहब। और एम्प्लॉयज को 101 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उनके तो भाई साहब फायदा ही फायदा है। और इस आईपीओ में रिटेल कोटा है 35%। तो अब जान लेते हैं कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या रहने वाली है। तो आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 95.83% और आईपीओ आने के बाद में हो जाएगी 84.39%। तो भी बढ़िया ही रहने वाली है भाई साहब। वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप है 3,851 करोड़ रुपए। अब जान लेते हैं कंपनी के 2025 के की पॉइंट। इसकी आरओई निकल के आती है 19.42% और आरओसीई निकल के आती है 18.84%। तो क्या है, दोनों ही 15% से ऊपर है, बढ़िया है। इसका डेब्ट टू इक्विटी निकल के आता है 0.43 रुपए। तो क्या है, अंडर कंट्रोल है, बहुत ज्यादा नहीं है। इतनी तो उधारी कंपनी पे चलती है क्योंकि थोड़ी बहुत उधारी नहीं होगी तो कंपनी काम कैसे करेगी भाई साहब। इसके पैट मार्जिन निकल के आते हैं 17.17% जो कि बढ़िया है और इसके इबिटा मार्जिन है 27.13% जो कि बहुत बढ़िया है भाई साहब। तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आता है 6 रुपए के लगभग। तो क्या है, ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 या 2 रुपए हो तब ही सही रहता है, बाकी इससे ज्यादा होने पर थोड़ी सी नेगेटिव बात हो जाती है। इसका पी निकल के आता है 27 रुपए जो कि बढ़िया बात है और इसका अर्निंग पर शेयर निकल के आता है 40 रुपए के लगभग। तो क्या है, बहुत बढ़िया है भाई साहब। तो अब बात कर लेते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की कि इसके कंपैरिजन में और कौन सी कंपनी है। तो इन्होंने सिर्फ एक ही कंपनी अपने पीयर कंपैरिजन के रूप में दर्शा रखी है आरएचपी के अंदर, जिसका नाम है पोकामा और इसका पी निकल के आता है 12.73 रुपए और मिड वेस्ट का पी निकल के आता है 27 रुपए। तो क्या है, पोकामा का पी बहुत बढ़िया है भाई साहब, लेकिन मिड वेस्ट का भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है क्योंकि हर कंपनी की कंडीशन फंडामेंटल्स अलग अलग होते हैं, कंपनी का इशू साइज भी अलग अलग होता है। तो क्या है, पी कभी कभी मायने भी नहीं रखता भाई साहब, लेकिन सही होना चाहिए। तो क्या है, मिड वेस्ट आईपीओ का पी बहुत ज्यादा नहीं है, 27 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है, एकदम रिजनेबल रेट पे आ रहा है। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल जो कि 2023 से लेकर 2025 तक दे रखे हैं। इसके एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ है और 2025 के अंदर इसके हाथ में एसेट्स है 1058 करोड़ रुपए जो कि बढ़िया बात है। और इसके इनकम में भी साल दर साल ग्रोथ है और 2025 के अंदर इसके हाथ में इनकम है 643 करोड़ रुपए जो कि बढ़िया बात है। और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल ग्रोथ है और 2025 के अंदर इसके हाथ में 133 करोड़ रुपए के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं और इसके इबिटा में भी साल दर साल ग्रोथ है और इसकी नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ी है और 2025 के अंदर इसके हाथ में नेटवर्थ है 563 करोड़ रुपए और कंपनी के पास 2025 के अंदर 602 करोड़ रुपए के रिजर्व हाथ में है जो कि अच्छी बात है। और 2025 के अंदर कंपनी के ऊपर बोरोविंग है 236 करोड़ रुपए। तो क्या है, कंपनी के ऊपर उधारी तो है, लेकिन जिस सेक्टर की ये कंपनी है उसके ऊपर उधारी होना तो वाजिब है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, अंडर कंट्रोल है, ये बढ़िया बात है। तो नो डाउट भाई साहब, फाइनेंशियल और फंडामेंटल के रूप में कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मतलब माइनस में नहीं है कहीं भी, ये बढ़िया बात है। थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके हाथ में थोड़ी सी बोरोविंग है। तो क्या है, कंपनी पी वाइज, फाइनेंशियल और फंडामेंटल वाइज भी सही लग रही है। और बाकी तो क्या है, आगे जीएनपी आने के बाद में ही पता चलेगा और इसकी एंकर लिस्ट आएगी, वो भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो कंपनी में क्या है, ना तो कुछ खास नेगेटिव है, ना ही बहुत जबरदस्त कोई पॉजिटिव है। तो क्या है, ये एकदम मीडियम साइज में निकल के आता है। तो आगे इसकी डिमांड कैसे रहती है उसको देख कर ही अप्लाई आपको करना है,
मैंने इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल आपको बता दिए हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी बता दिए हैं। तो अब आपको अपना रिस्क और एनालिसिस लगा के ही इसमें अप्लाई करना है। अब आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।